तो आप लोग पढ़ चुके हैं म्यूटेशन 3 प्रकार के होते हैं, जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन और जीनोमेटिक म्यूटेशन। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जीनोमेटिक म्यूटेशन। तो सबसे पहले समझिए जीनोमेटिक म्यूटेशन क्या होता है। तो जीनोमेटिक म्यूटेशन उसको कहते हैं यदि क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन होता है, संख्या में बदलाव होता है, संख्या में चेंज होता है, तो उसे क्या कहते हैं, जीनोमेटिक म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है। अब परिवर्तन मतलब बदलाव, मतलब उसकी संख्या घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो यदि क्रोमोसोम की संख्या बढ़ेगा तो पॉलीप्लॉइड, और यदि घटेगा तो एनियोप्लॉइड। हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं एनियोप्लॉइड। ठीक है, एनिप्लॉइड, एनियोप्लॉइड पढ़ चुके हैं, एनियोप्लॉइड। ठीक है। एनिप्लॉइड में क्या होता है कि टोटल सेट में जितना क्रोमोसोम होता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या घटता है। एनियोप्लॉइड में क्या होता है, घटता है, लेकिन पॉलीप्लॉइड में क्या होता है, बढ़ता है। अभी हम लोग पहले पढ़ लेते हैं एनियोप्लॉइड क्या होता है। ठीक है, एनियोप्लॉइड जिसमें क्रोमोसोम की संख्या ओरिजिनल सेट में से क्या होता है, घट जाता है। अब कितना घट रहा है उसका भी अलग संख्या होगा। यदि 1 घटेगा तो उसका अलग, यदि 2 घटेगा उसका अलग, यदि जोड़ा घटेगा तो उसको हम लोग अलग समझेंगे। यदि टोटल क्रोमोसोम की संख्या में से यदि केवल एक क्रोमोसोम संख्या घटता है, केवल एक क्रोमोसोम की संख्या घटता है, तो उसे हम लोग कहते हैं मोनोसोमिक एनियोप्लॉइड। मोनोसोमिक कहते हैं। सब लोग जानते हैं मोनो मतलब क्या होता है, एक। तो यदि उसका बॉडी डाइप्लॉइड है यानी कि 2n का है और उसमें से केवल एक क्रोमोसोम घटेगा, तो इस प्रकार के म्यूटेशन को क्या बोलेंगे, इस प्रकार का एनियोप्लॉइड मोनोसोमिक म्यूटेशन बोलेंगे। यदि उसके टोटल क्रोमोसोम के सेट में से केवल एक क्रोमोसोम घटेगा, इस प्रकार को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, मोनोसोमिक। तो मोनोसोमिक समझे आप लोग क्या होता है, यदि टोटल क्रोमोसोम के सेट में से यानी कि बॉडी डाइप्लॉइड है, उसके बॉडी में से केवल कितना क्रोमोसोम घटेगा, एक, तो क्या कहेंगे, मोनोसोमिक। यदि इसी प्रकार एक एक करके 2 बार घट जाएगा, अर्थात मोनोसोमिक की क्रिया कितनी बार हो जाएगी, 2 बार, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल मोनोसोमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इसको हम लोग कहते हैं डबल मोनोसोमिक। ठीक है, तो उसका बॉडी कितना एन का है, 2n का। तो इसमें एक एक करके 2 बार घट जाएगा, अर्थात मोनोसोमिक की क्रिया कितनी बार हो गया, 2 बार। इसी कारण इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डबल मोनोसोमिक। यहां तक समझ में आया। तो यदि म्यूटेशन के कारण ओरिजिनल सेट में, बॉडी के टोटल क्रोमोसोम के सेट में एक एक करके क्रोमोसोम 2 बार घटता है, अर्थात मोनोसोमिक की क्रिया 2 बार होती है, तो उसे क्या कहते हैं, डबल मोनोसोमिक। अगला है, अगला क्या, न्यूलोसोमिक। सी नंबर है ना। ए था मोनोसोमिक, बी था डबल मोनोसोमिक, और सी क्या है, न्यूलोसोमिक म्यूटेशन। तो यदि जोड़ा क्रोमोसोम घटेगा, कितना, जोड़ा क्रोमोसोम घटेगा, तो उसे क्या कहेंगे, न्यूलोसोमिक म्यूटेशन। तो उसके बॉडी में मान के चलिए टोटल क्रोमोसोम कितना है, 2n का है, बॉडी द्विगुणित है, इसमें से एक जोड़ा क्रोमोसोम एक ही बार में घट गया, तो ये क्या कहलाएगा, न्यूलोसोमिक म्यूटेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो ये तीनों कंडीशन था क्रोमोसोम की संख्या घटने के कारण। तीनों कंडीशन में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम की संख्या घट रहा है। और यदि संख्या में परिवर्तन के कारण म्यूटेशन होता है तो उसे क्या कहते हैं, जीनोमेटिक म्यूटेशन। लेकिन यदि क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन होता है तब क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। चलिए, तो आप लोग पूरा एनियोप्लॉइड समझ गए। तो एनियोप्लॉइड में क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या घटता है। अब दूसरा नंबर है पॉलीप्लॉइड। पॉलीप्लॉइड को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपर एनियोप्लॉइड भी कहते हैं ना। हाइपर मतलब बढ़ना, हाइपो मतलब घटना। ठीक है, तो हाइपर एनियोप्लॉइड या पॉलीप्लॉइड दोनों एक ही टॉपिक है। बस इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या ओरिजिनल सेट में क्या होता है,
बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता। आइए अब देखिए, तो पॉलीप्लॉइड में यदि क्रोमोसोम की संख्या कितना बढ़ेगा? एक बढ़ेगा। टोटल ओरिजिनल सेट में बॉडी यानी कि द्विगुणित है, उसमें कितना क्रोमोसोम बढ़ेगा? केवल एक क्रोमोसोम बढ़ेगा, तो उसे क्या कहेंगे? ट्राइसोमी। ठीक है। और यदि एक जोड़ा क्रोमोसोम बढ़ेगा, कितना? एक जोड़ा, तो उसे क्या कहेंगे? टेट्रासोमिक कहेंगे। ये दोनों किसका प्रकार है? पॉलीप्लॉइड का, या इसको हम लोग हाइपर एनियोप्लॉइड भी कहते हैं। ठीक है। तो यदि क्रोमोसोम एक बढ़ेगा तो क्या बोलेंगे? ट्राइसोमी। क्यों? क्योंकि ये 2n है और एक ये जुड़ जाएगा तो कितना n हो जाएगा? 3n हो जाएगा। तो 3 को हम लोग क्या कहते हैं? ट्राई। ठीक है। लेकिन यहाँ 2n है, 2 और जुड़ जाएगा तो कितना n हो जाएगा? 4n हो जाएगा। ये क्या हो गया? 4। 4 को हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्रा बोलते हैं ना। ये हो गया टेट्रासोमिक, ये हो गया ट्राइसोमिक। ठीक है। आप लोग को बता दें पॉलीप्लॉइड के महत्व में, हमारे जो प्लांट किंगडम है, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं पादप जगत, पौधों का जो जगत होता है, उसमें बहुत सारे पौधे त्रिगुणित हैं या बहुगुणित भी है। जैसे आप लोग को कल बताई थी, जो भी आपका आलू है उसमें कितना क्रोमोसोम होता है? 3 सेट क्रोमोसोम होता है, अर्थात वो 3n का होता है। ठीक है। मूंगफली 4n का, केला 4n का। इसके अलावा पॉलीप्लॉइड का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुत नए नए प्लांट्स का भी उत्पत्ति कराया जाता है। चलिए अब समझिए क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होता है। ठीक है। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े? जीनोमेटिक म्यूटेशन। म्यूटेशन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सबसे पहला जीनोमेटिक म्यूटेशन, दूसरा क्रोमोसोमल म्यूटेशन, तीसरा जीन म्यूटेशन। ठीक है। तो जीनोमेटिक म्यूटेशन में क्या पढ़े? यदि क्रोमोसोम की संख्या में बदलाव के कारण म्यूटेशन होता है, क्रोमोसोम की संख्या में घटने या बढ़ने के कारण यदि म्यूटेशन होता है तो वह क्या कहलाएगा? जीनोमेटिक म्यूटेशन। लेकिन यदि क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन होता है, उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन समझे क्या होता है? क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन के कारण जो उत्परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है। यह भी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला हो गया इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जिसको हम लोग कहते हैं अंतः गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, और दूसरा हो गया इंटर क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जिसको कहते हैं अंतरा गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। ठीक है। अब समझिए इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होता है। तो यदि म्यूटेशन केवल एक क्रोमोसोम पर होगा, किस पर होगा? केवल एक क्रोमोसोम पर होगा, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन। समझ में आया? यदि म्यूटेशन के कारण केवल एक जीन या एक क्रोमोसोम में परिवर्तन आएगा तो उसे क्या कहेंगे? इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन। लेकिन यदि म्यूटेशन के कारण एक जोड़ा क्रोमोसोम पर, 2 क्रोमोसोम पर होगा परिवर्तन, तो उसे क्या कहेंगे? इंटर क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ये लिखा है जनकल। अब समझिए ध्यान से, यहां एग्जांपल। अब देखिए ये अभी 2 प्रकार के होते हैं। इंटर क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी कितने प्रकार के? क्या? कौन कौन? ट्रांसलोकेशन। कॉपी में देख के बताओ। हाँ। तो इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन में कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, डिफिशियंसी और डिलीशन। तो डिफिशियंसी क्या होता है बताइए? अब समझिए डिफिशियंसी में क्या होता है। यदि क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम या 2, एक। क्यों? क्योंकि ये किसका प्रकार है? इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन का। इसमें हमेशा एक क्रोमोसोम ही भाग लेता है। ठीक है। तो यदि क्रोमोसोम का अंतिम भाग टूटकर 2 भाग में बट जाता है, अर्थात 2 टुकड़ा हो जाता है, कितना टुकड़ा? तो उसे क्या कहेंगे? डिफिशियंसी कहेंगे। जैसे देख सकते हैं आप, ये क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है?
जीन लगा हुआ, जीन ए बी सी और डी, इसका क्या हुआ, बीच से एक टुकड़ा हो गया, एक भाग टूट गया, कितने भाग बन गया, दो भाग। तो इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफिशियंसी बोलेंगे, क्या बोलेंगे। और वही क्रिया यदि दो बार हो जाती है, टूटने की क्रिया कितना बार, तो उसका कितना टुकड़ा हो जाएगा, तीन टुकड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। हाँ, तो इस क्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग, डिलीशन। देख सकते हैं यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, ये पूरा क्रोमोसोम है, और इसके ऊपर क्या है, ये जीन लगा हुआ, और यह कितने खंड में टूट गया, तीन खंड में। कितने भाग से टूटा, दो जगह पर टूटा, दो बिंदुओं पर क्या हुआ, टुकड़ा हो गया। तो बताइए क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन हुआ कि संरचना में, संरचना में परिवर्तन हुआ। संख्या तो एक ही है, संरचना में परिवर्तन हुआ, इसी कारण इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन। और यदि ये क्रिया केवल एक स्थान पर होगा तो डिफिशियंसी, और दो स्थान पर होगा तो डिलीशन। सबको याद रहेगा, चलिए ठीक है। अब तीसरा क्या है, ये भी इसी का प्रकार है, तो अभी बोलते हैं ना तीन प्रकार। अब तीसरा हो गया इन्वर्जन। तो इसमें क्रोमोसोम का टुकड़ा नहीं होता, क्रोमोसोम टूटता नहीं है, बस जीन का एक्सचेंज हो जाता है, जीन का सीट चेंज हो जाता है, जीन अपना स्थान परिवर्तन कर लेता है। ठीक है, तो जब जीन अपना स्थान परिवर्तन करेगा तो क्रोमोसोम का संरचना बदला कि नहीं बदला, बदला। तो क्रोमोसोम के संरचना के बदलने के कारण जो म्यूटेशन होता है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे ही इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, और इसी का कौन सा प्रकार है, इन्वर्जन। इसमें क्या होता है, जीन अपने स्थान को परिवर्तित कर लेता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाए। जैसे कि देख सकते हैं आप एग्जांपल में, ये कोई क्या है, क्रोमोसोम है, और इसके ऊपर जीन लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या किया, दो जीन अपने स्थान को क्या किया, चेंज कर लिया, परिवर्तित कर लिया। तो बी किसके स्थान पर आ गया, और सी किसके स्थान पर आ गया। हाँ, इस प्रकार एक नया जो क्रोमोसोम बना, इसके संख्या में परिवर्तन या संरचना में परिवर्तन, संरचना में परिवर्तन। ठीक है, तो इस प्रकार के हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वर्जन बोलेंगे। यह कितने डिग्री मूव किया, 360 डिग्री कोण बनाकर क्या किया, अपने जीन का आदान प्रदान किया, एक्सचेंज किया, स्थान को परिवर्तित कर लिया। सबको समझ में आया, चलिए अब क्या लिखा है, तो पढ़ो आगे। कौन सा नंबर होगा, चलिए अगला है इंटर क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है, तो इससे पहले क्या था, इंट्रा क्रोमोसोमल, अब क्या है, इंटर क्रोमोसोमल म्यूटेशन। दोनों किसका प्रकार है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन का। क्रोमोसोमल म्यूटेशन किसे कहते हैं, हाँ, यदि क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन के कारण क्या होता है, म्यूटेशन होता है, उत्परिवर्तन होता है, तो उसे क्या कहते हैं, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। समझ में आया, चलिए तो अब है इंटर क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो यदि कितने क्रोमोसोम के बीच, दो क्रोमोसोम के बीच क्या होता है, तो उसे क्या कहेंगे, इंटर। लेकिन इंट्रा में कितने क्रोमोसोम भाग लेते हैं, एक, इंटर में दो। ठीक है, तो यह क्रोमोसोम होमोलोगस हो सकता है या नॉन होमोलोगस, समजात गुणसूत्र भी हो सकता है और असमजात। तो कल बताए थे समजात गुणसूत्र किसे कहते हैं, बोलो, समजात गुणसूत्र, हाँ, वैसा क्रोमोसोम जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा जीन की संख्या क्या हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं, समजात। और जिसमें असमान हो, असमजात।
तो यह इंटर क्रोमोसोमल म्यूटेशन दोनों कंडीशन में हो सकता है, होमोलोगस कंडीशन में भी और हाँ, इस प्रकार यह भी कितने प्रकार के हो जाएंगे। तो यदि होमोलोगस कंडीशन में होंगे तो क्या कहलाएंगे, द्विगुणन कहलाएंगे, और नॉन होमोलोगस कंडीशन में होगा तो ट्रांसलोकेशन। कल बताए थे। अब समझिए ध्यान से, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या, डुप्लीकेशन, या इसको हम लोग कहते हैं द्विगुणन। तो यदि दो समजात गुणसूत्र के बीच क्या होता है, जीन का, तो उसे क्या कहते हैं, द्विगुणन कहते हैं, डुप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन यदि दो असमजात गुणसूत्र, यहाँ पहले आप लोग समजात समझ लीजिए, दोनों गुणसूत्र समजात है या नहीं है, दोनों की लंबाई चौड़ाई समान है और दोनों के ऊपर जीन की संख्या समान है, लेकिन जब इसमें म्यूटेशन होता है तो क्या होता है, जीन का आदान प्रदान हो जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, दोनों में क्या है, जीन का आदान प्रदान है कि नहीं है। कौन सा जीन का आदान प्रदान हो, बताओ तो। जीन ए, यहाँ देखो ऊपर में कैपिटल जीन है और नीचे में, लेकिन म्यूटेशन के बाद यहाँ क्या हो गया, स्मॉल वाला ऊपर आ गया, कैपिटल वाला परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, संख्या में कि संरचना में, संरचना में, ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा है डुप्लीकेशन, सॉरी ट्रांसलोकेशन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में वही कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं ना। हाँ, तो यदि दो असमजात गुणसूत्र के बीच, किसके बीच, तो यहां देखिए दो असमजात गुणसूत्र है कि नहीं है, लंबाई डिफरेंट है, जीन की संख्या डिफरेंट है। तो यदि इस प्रकार के क्रोमोसोम के बीच क्या होता है, जीन का आदान प्रदान होता है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग। हाँ, तो देख सकते हैं आप, इसमें क्या हो गया, जीन का आदान प्रदान हो गया, और कितने स्थान पर, दो स्थान पर, दो जीन का आदान प्रदान हुआ। जैसे देख सकते हैं यहाँ हमारा क्रोमोसोम क्या है, सॉरी जीन क्या है, ए बी सी और डी, और नीचे वाले क्रोमोसोम में जे के एल एम एन। लेकिन म्यूटेशन के बाद क्या हो गया है, इसका दो जीन नीचे आ गया और इसका दो जीन ऊपर चला गया। ठीक है, तो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, किसमें, क्रोमोसोम की संरचना में। ठीक है, इस प्रकार के म्यूटेशन को क्या बोलेंगे, हाँ ट्रांसलोकेशन, या ट्रांसलोकेशन किसका प्रकार है, जीन, सॉरी क्रोमोसोमल म्यूटेशन का। चलिए अब सभी लोग प्रेजेंट हो गए, अब नया हेडिंग बनाइए, जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन, जिसमें जीन की संरचना या न्यूक्लियोटाइड में स्थायी परिवर्तन होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है, तो उसे क्या कहते हैं, जीन म्यूटेशन कहते हैं। तो उसे जीन म्यूटेशन कहते हैं। अब समझिए न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, ये वर्ड आप लोग के लिए शायद नया होगा। न्यूक्लियोटाइड, जीन तो जानते हैं क्या होता है, जीन कहाँ रहता है, क्रोमोसोम के ऊपर या डीएनए के ऊपर लगा रहता है। आप लोग डीएनए का स्ट्रक्चर जानते हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हाँ इस प्रकार से घुमा घुमा रहता है। ये किसका स्ट्रक्चर है, डीएनए का, और इसके अंदर बहुत सारा लाइनिंग होता है ना। चलिए समझिए ध्यान से, तो ये हो गया स्ट्रक्चर डीएनए का, और इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। डीएनए के अंदर क्या होता है, केमिकल्स। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। एसिड क्या है, एक केमिकल है ना।
तो इसके अंदर इसका मतलब इसके अंदर भी क्या होगा, बहुत सारा केमिकल होगा। तो इसके अंदर जो केमिकल होता है उसी केमिकल को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। क्या कहते हैं? जैसे एडेनिन हो गया, थायमिन हो गया, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन हो गया, यूरासिल हो गया, इतने सारे केमिकल्स किसके अंदर होते हैं? डीएनए के अंदर। यदि उन केमिकल के अस्थाई परिवर्तन होता है, उसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड में अस्थाई परिवर्तन। केमिकल का स्थान बदल जाता है, एडेनिन की जगह पर थायमिन चल जाता है, थायमिन की जगह पर एडेनिन आ जाता है। यहाँ आप लोग को हम लिख देते हैं, यहाँ एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारा केमिकल्स रहता है। तो मान के चलिए एडेनिन है और यहाँ थायमिन है, तो यदि थायमिन के जगह पर कौन आ गया? एडेनिन, और एडेनिन की जगह पर कौन आ गया? थायमिन, तो उसके न्यूक्लियोटाइड में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, जीन का संरचना बदल गया। नहीं बदल गया? हाँ। तो इस प्रकार के म्यूटेशन को क्या बोलते हैं? जीन म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, लिखिए, पहले आप लोग डायग्राम बनाइए। ए फॉर एडेनिन होता है, आगे आप लोग को बताएंगे हम। टी फॉर थायमिन होता है, जी फॉर ग्वानिन होता है, सी फॉर साइटोसिन होता है। अब लिखिए, अगला हेडिंग बनाइए, म्यूटेशन, सॉरी, जीन म्यूटेशन कई कारणों से होता है। अगला हेडिंग बनाइए, जीन म्यूटेशन कई कारणों से होता है। आइए, जीन म्यूटेशन कई कारणों से होता है। पहला नंबर लिखिए, पहला नंबर लिखिए, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस। पहला नंबर लिखिए, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में अचानक परिवर्तन के कारण। न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस मतलब उसका पोजीशन कह सकते हैं, स्थान कह सकते हैं, लोकेशन कह सकते हैं। तो उसका स्थान में क्या होता है? यदि परिवर्तन हो जाता है, अर्थात न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बदल जाता है, और ये अस्थाई होता है। अस्थाई मतलब यदि एक बार बदल गया तो वह एक वंश से दूसरे वंश में भी चला जाएगा। ठीक है, पहला नंबर क्या लिखे? न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में परिवर्तन के कारण। जैसे जैसे लिखिए, एडेनिन, थायमिन इत्यादि के परिवर्तन के कारण। एडेनिन, थायमिन इत्यादि के परिवर्तन के कारण। एडेनिन, थायमिन अभी लिखे थे जस्ट, ए फॉर एडेनिन और टी फॉर थायमिन नहीं लिखे थे? चलिए समझिए। अब अभी जो आप लोग को हम दिखाए थे, मुख्य रूप से डीएनए के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? 4, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, इसको भी 2 ग्रुप में बांट दिया गया। ये मुख्य रूप से हम लोग 6 चैप्टर में पढ़ेंगे क्या होता है एडेनिन, थायमिन, लेकिन अभी थोड़ा सा बता देते हैं। एडेनिन, एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन, इसको अलग ग्रुप बना दिया, इसका अलग नाम रख दिया। ठीक है, और थायमिन और साइटोसिन, इसका अलग नाम रख दिया। ठीक है, तो ए और जी, ए जी को हम लोग कहते हैं प्यूरिन। क्या कहते हैं? ये प्यूरिन है। प्यूरिन के अंदर कितने केमिकल? 2, एडेनिन और ग्वानिन। ए जी
एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है। इधर हो गया सीटी, एजी और सीटी। तो सीटी को हम लोग कहते हैं पैरामिडिन। क्या कहते हैं? पैरामिडिन। तो प्यूरिन के अंदर कौन कौन? एडेनिन और ग्वानिन, एजी, ठीक है। पैरामिडिन के अंदर थायमिन और साइटोसिन, ठीक है, थायमिन और साइटोसिन। अर्थात यदि प्यूरिन के स्थान पर पैरामिडिन आ जाता है और पैरामिडिन के स्थान पर प्यूरिन आ जाता है तो भी क्या होता है? जीन का संरचना बदल जाता है, अर्थात जीन म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है। तो लिखिए दूसरा नंबर, दूसरा नंबर लिखिए। प्यूरिन और हिंदी में लिखना पड़ेगा इसका, लिखिए हिंदी में, प्यूरिन तथा पैरामिडिन, प्यूरिन तथा पैरामिडिन ऐसे लिखिएगा। प्यूरिन तथा पैरामिडिन के आपस में परिवर्तन के कारण हो गया। तो बताइए आप लोग, प्यूरिन में कौन कौन आते हैं? एजी, एडेनिन और, तो हो सकता है एडेनिन किस में बदल जाएगा? या ग्वानिन, तो क्या होगा? जीन म्यूटेशन होगा। अब पैरामिडिन में कौन कौन आता है? सीटी, सी क्या है? साइटोसिन, और टी क्या है? हो सकता है कि साइटोसिन किस में बदल जाए? या थायमिन, तो क्या होगा? हाँ, जीन उत्परिवर्तन होगा। तो लिखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखिए। एडेनिन ग्वानिन के द्वारा, एडेनिन ग्वानिन के द्वारा परिवर्तित हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, यहां उसी के जस्ट नीचे लिखिए, एग्जाम्पल नंबर ए हो गया ये, एग्जाम्पल नंबर बी लिखिए। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, साइटोसिन थायमिन के द्वारा बदल जाता है। लिखा हुआ था, लिखो, एडेनिन ग्वानिन के द्वारा परिवर्तित हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, साइटोसिन थायमिन के द्वारा परिवर्तित हो जाता है, जिसके एक सेल में कितना केंद्रक है? अर्थात 2 सेट क्रोमोसोम। और स्पर्म में होता है 2 केंद्रक, ओवम में 2 केंद्रक होता है। इसका मतलब स्पर्म क्या है? ऑर्गेनिक, ओवम क्या है? लेकिन हमारा शरीर, क्यों? क्योंकि हम लोग के शरीर में स्पर्म का भी केंद्रक है। और समझ में आया? हाँ, चलिए अब समझिए, ये जो म्यूटेशन होता है इसका भी कोई ना कोई फैक्टर होगा, कोई ना कोई कारक होगा, किसी कारण से होता होगा, क्योंकि बिना आग लगे धुआं नहीं निकलता। यदि धुआं निकला है तो आग जरूर लगा है, ठीक है। उसी प्रकार यदि म्यूटेशन होता है तो कोई ना कोई कारण होता है। तो जिस कारण या जिस वस्तु के कारण या जिस फैक्टर के कारण म्यूटेशन होता है उसको म्यूटेजेन कहते हैं। क्या कहते हैं? और म्यूटेजेन में हो सकता है पर्यावरणीय कारक भी हो सकता है, आंतरिक कारण भी हो सकता है, रासायनिक कारण भी हो सकता है, भौतिक कारण भी हो सकता है, ठीक है। तो म्यूटेजेन किसे कहते हैं? जिस वस्तु के कारण या जिस कारक के कारण, जिस फैक्टर के कारण क्या होता है? म्यूटेशन होता है, उसे क्या कहते हैं? म्यूटेजेन। लिखिए आप लोग आगे देखिए, जिस वस्तु या कारक के कारण म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन होता है उसे क्या कहते हैं? म्यूटेजेन कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? म्यूटेजेन कहते हैं।
तो हो सकता है ये कोई प्राकृतिक वस्तु हो सकता है, प्राकृतिक कारक हो सकता है, भौतिक कारक हो सकता है, रासायनिक कारक भी हो सकता है ना।